गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 कॉमर्स का सब्जेक्ट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, इसके चैप्टर डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑफिस के अंडर आज हम देखेंगे कि इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। पहले डेफिनेशंस डिपार्टमेंट की और डिपार्टमेंटेशन की, फिर हम देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की टाइप्स हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। उसके बाद हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस वगैरह क्या हैं कि डिपार्टमेंटेशन की, फिर कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है डिपार्टमेंट्स बनाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस के लिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटेशन की डेफिनेशन। डिपार्टमेंटेशन को हम पहले करते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। कि एक बड़े ऑफिस को छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देने को हम कहते हैं प्रोसेस को डिपार्टमेंटेशन। और इस डिवाइड करने के बाद जो छोटे छोटे यूनिट्स बने हैं उस हर एक यूनिट का नाम क्या बन जाता है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की डेफिनेशन हम देखेंगे कि एक डिस्टिंक्ट एरिया, डिवीज़न या ब्रांच किसी भी एंटरप्राइज का ओवर विच ए मैनेजर हैज़ अथॉरिटी फॉर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़। कि ऐसा जो एक यूनिट तैयार हो गया तो उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट, जिसकी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ की सारी अथॉरिटी किसके पास है, एक पर्टिकुलर मैनेजर के पास। देर आफ्टर हम देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो मैंने टाइप्स पहले बोल भी दिए हैं, तो अब इसके हम डिटेल्स करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो भी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होनी है तो उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। बट ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करना है। वो कैसे करता है, देखो कि दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। इसकी जो फंक्शनिंग है आगे स्प्लिट करके ये 5 सब फंक्शंस एज फॉलोज। कि इसके फंक्शंस को 5 अलग अलग फंक्शंस में हम फर्दर डिवाइड करते हैं। कि जैसे प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ ये क्या तालमेल करता है, क्या कोऑर्डिनेशन करता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेट करता है स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स फॉर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कि इस डिपार्टमेंट ने उसको बताना है कि आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और किस क्वालिटी की प्रोडक्ट तैयार करनी है। दूसरा परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स ऑफ गुड क्वालिटी इन करेक्ट क्वांटिटी सो दैट प्रोडक्शन शुड कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। तो इसने कैसे हेल्प लेनी है परचेज डिपार्टमेंट की, उसको रेगुलरली प्रोवाइड करेगा डाटा कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने कोई और कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ताकि उनका काम जो है लगातार बिना रुके चलता रहे। देर आफ्टर हम देखते हैं इसके अंदर स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट इट इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉकिंग द टूल्स, स्पेयर्स, रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स टू सर्विस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इट शुड आल्सो मेंटेन बफर स्टॉक। कि स्टोर डिपार्टमेंट ने उसकी सारी जो मशीनरी की रिपेयर के लिए, देखभाल के लिए जो नेसेसरी टूल्स या स्पेयर्स चाहिए या कोई रॉ मटेरियल चाहिए उसका सारा इंतजाम करके देना है उसको, और साथ में ही उसका एक बफर स्टॉक तैयार करके रखना है ताकि कोई शॉर्टेज के टाइम में वो काम आ जाए। उसके बाद क्या है, डिज़ाइन एंड टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन करके काम करेगा कि इस डिपार्टमेंट ने मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग न्यू डिज़ाइंस, मॉडिफिकेशन टू द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशंस। कि इस डिपार्टमेंट ने उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी देनी है, उसको नए नए डिज़ाइंस बना के देने हैं, पुराने डिज़ाइंस के अंदर इम्प्रूवमेंट करके देनी है, उनकी कॉस्ट का एस्टिमेशन करके देखना है कि पहले ये जो प्रोडक्ट तैयार होएगी उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी। उसके बाद वर्किंग डिपार्टमेंट मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोडक्शन। और जो वर्किंग डिपार्टमेंट है खुद ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही हो गया कि ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ताकि स्मूथ रनिंग हो जाए बिज़नेस की और जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी बिज़नेस चाहता है वो उसको प्रोड्यूस करके देता रहे। तो ये सारे काम थे उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। उसके बाद आ गया हमारे पास सेल डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट के अंदर क्या है
इसको हम पहली बात तो दूसरा नाम देते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसके काम क्या है, पहले तो आप अपने आप सोचो कि सेल डिपार्टमेंट, जिसने सेल करनी है अच्छी से अच्छी पैकिंग करके, अच्छे से अच्छे ब्रांड लगा के, ताकि वो अच्छे अच्छे कस्टमर के साथ में कांटेक्ट करना, लगातार उनके साथ में गुड रिलेशंस बना के रखना और उनकी रिक्वायरमेंट्स को जानना, उनकी ग्रीवेंसेस को जानना, ताकि उनको हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते रहें। तो इनके काम क्या होते रहेंगे, इट्स वर्क कंप्राइज क्रिएटिंग द वैल्यू टू द प्रोडक्ट, बिल्डिंग द ब्रांड्स, डेवलपिंग रिलेशंस विद द कस्टमर्स, असेसमेंट ऑफ द कस्टमर नीड्स, इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, मॉडिफिकेशन एज पर द मार्केट ट्रेंड। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट नाम से पता लग रहा है कि इसने बिजनेस के लिए हर तरह के फाइनेंस का इंतजाम करना है, कहाँ से हमने लोन्स को लेना है, कौन से लोन्स को वापस करना है, ताकि हमें कम से कम ब्याज के ऊपर, हमें कम से कम कॉस्ट के ऊपर हमें फाइनेंसिस उपलब्ध होते रहें। और ये सारे मतलब जो कैश इनफ्लो का, कैश आउटफ्लो वगैरह का सभी का ध्यान रखेगा, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसका भी ध्यान रखेगा, और ये डिसाइड करेगा साथ में कि जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनको कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है और उनको उनकी कलेक्शन पॉलिसी क्या होएगी, कि मतलब आज उनको अगर हमने सामान बेचा है तो कितने दिन बाद वो हमें पैसे दे जाएं। और साथ में ये भी डिसाइड करेंगे कि उनको हमने कितने तक का सामान उधार बेचना है। तो ये नाम आगे आएंगे। तो इसमें क्या है, इट्स वर्क कंप्राइज बुक कीपिंग सो एज टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजैक्शंस, के हर तरह के रिकॉर्ड्स डेली के मेंटेन करना फाइनेंस से रिलेटेड। दूसरा आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कि कौन कितनी जगह से कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, और कहाँ कहाँ पे कैश हम भेज रहे हैं, कहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे इसका जो मेन काम है वो है टू डिसाइड द क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी फॉर द कस्टमर्स। तो दो नाम है यहाँ पे, क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी। क्रेडिट का नाम ये है कि मतलब हमने किसी भी कस्टमर को कितनी लिमिट तक उधार माल देना है। कुछ कस्टमर हमारे बहुत अच्छे होते हैं जिसको हम लाखों का माल उधार देते हैं, कुछ कस्टमर्स हमारे डाउटफुल होते हैं, उनको हम थोड़ा सा कम माल उधार में देते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या है, कलेक्शन पॉलिसी। कलेक्शन पॉलिसी का मतलब होता है कि हमने जो माल आज बेचा है तो उसको कितनी देर के बाद उसकी पेमेंट हमने कलेक्ट कर लेनी है, मैक्सिमम उनको कितना टाइम देना है। किसी को हम अच्छे कस्टमर्स को हम 2 मंथ्स का टाइम भी दे देते हैं, और जो हमारे डाउटफुल कस्टमर्स होते हैं उनको हम कम टाइम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट। पर्सोनल डिपार्टमेंट जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसने हर तरह की रिक्रूटमेंट करनी है, उनको स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, उनको तैयार करना है अपने बिजनेस के लिए, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर रिक्रूट करके उनको मतलब स्टाफिंग करके उनसे काम लेना है, उनकी सैलरीज वगैरह डिसाइड करनी है। तो ये सारा किसका काम आ जाएगा, पर्सोनल डिपार्टमेंट। इसकी हम देखते हैं, इट्स वर्किंग कॉम्प्राइज टू एडवर्टाइज न्यू वैकेंट पोस्ट, कि नई नई पोस्ट के लिए उनको एडवर्टाइजमेंट दे देना, उनकी इंटरव्यू लेना, उनको रिक्रूटमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करना, उसके बाद उनकी हमने सैलरीज को डिसाइड करना, देखना लेबर लॉ कौन कौन से हैं और उनकी टर्मिनेशन कैसे करनी है। टू इम्प्लीमेंट द कंपनीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर, और साथ में कंपनी की जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। अगला डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाता है अब परचेज डिपार्टमेंट। तो नाम से पता लग रहा है कि ये परचेज़ करेगा सामान की, हर तरह के रॉ मटेरियल्स की। तो परचेज डिपार्टमेंट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनको लगातार अनइंटरप्टेड सप्लाई रॉ मटेरियल की होती रहे, कम कॉस्ट पे होती रहे, और उसका एक स्टॉक भी बना के रखा जाए, उसका पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड बना के रखा जाए। तो इसमें हमने क्या देखना है कि इसका वर्क कंप्राइज ऑर्डरिंग फॉर द गुड्स, के गुड्स के लिए ऑर्डर देना, और सप्लाईज़ के लिए और इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर देना, एंड कीपिंग इन स्टॉक, और उसको स्टॉक के अंदर संभाल लेना। दूसरा इसका कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ गुड, कि उनकी कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, परचेज डिपार्टमेंट का, कंट्रोल करना कॉस्ट का। इसका मतलब ये है कि हम क्या रॉ मटेरियल को बाहर से ख़रीदें या उसको हम तैयार कर लें, कुछ और तरीके से फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर लें, कि मेक और बाय डिसीज़न, कि बनाएं या ख़रीद लें। इस तरह का डिसीज़न किस हिसाब से करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है हमें।
अगला आ गया हमारे पास कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री लेवल, कि उन्होंने ये देखना है कि हमने कितने किलो का या कितने क्विंटल का, कितने टन का स्टॉक हमने बना के रखना है अलग अलग चीज़ों का। और साथ में हमने इसमें ये भी देखना है कि टू अवॉइड द स्टॉक आउट सिचुएशन, कि कभी भी स्टॉक आउट सिचुएशन ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारे पास रॉ मटेरियल ना हो और रॉ मटेरियल की एब्सेंस के कारण हमारी प्रोडक्शन बंद हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम से भी इसमें बचाना है। चौथा पॉइंट आ गया गुड या स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद सप्लायर्स। सप्लायर्स के साथ में अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं ताकि वो हमें लगातार अनइंटरप्टेड सप्लाई देते रहें रॉ मटेरियल की। पांचवा पॉइंट इसमें आ गया टू कीप द अप टू डेट रिकॉर्ड, कि जो रिकॉर्ड्स है हमारा उसको अप टू डेट तैयार करके रखना, लगातार हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हाँ कोई चीज़ स्टॉक आउट ना हो जाए। सिक्स पॉइंट नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट आ गया अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जैसे नाम से ही पता लग रहा है इसका भी कि ये काफ़ी हाई लेवल के पर्सनल इसमें होंगे। चीफ जो होंगे किसी भी बिजनेस के वो सारे इसमें होंगे जिन्होंने हर तरह की पॉलिसी या प्रोसीजर तैयार करने हैं, जो हर एक लिंक का काम करते हैं टॉप ऑफिशियल्स और लो लेवल ऑफिशियल्स के साथ में। ठीक है, और साथ में इन्होंने सारे एक पॉलिसी तैयार करनी है ताकि हम गोल्स को कैसे अचीव करें। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में भी एक लिंक का काम करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि इसके एक्शन या वर्क क्या क्या होते हैं। नंबर 1, एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, कहने का मतलब टॉप ऑफिशियल्स एंड लो लेवल ऑफिशियल्स। गिव मोटिवेशन टू अचीव द गोल्स, कि उनको लगातार मोटिवेट करना ताकि हमने गोल्स को अचीव करना है। तीसरा, एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स, कि मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में भी एक ही लेवल के ऊपर, कोई टॉप लेवल नहीं है कोई लो लेवल नहीं है, एक ही लेवल के बीच में भी एक लिंक का काम करता है उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर इंश्योर करता है एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। डेवलप एप्रोप्रिएट ऑफिस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, कि मतलब एक पर्टिकुलर रणनीति बनाना ताकि हमारा जो सारा ऑफिस का काम है उसकी जो मैनेजमेंट है बड़े ढंग से हो जाए। सिक्स्थ पॉइंट इसका है डेवलप एप्रोप्रिएट एसेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कि जो भी हमारी सारी एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं चाहे करंट एसेट्स हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें ताकि उसमें से हम मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकें। उसके बाद आ गया हमारा लीगल डिपार्टमेंट। लीगल डिपार्टमेंट जैसे लॉ से संबंधित है, कि जो भी कंपनी के सारे लॉ से संबंधित काम होंगे, चाहे वो कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है, चाहे वो कोई नई एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में है, या कोई हर तरह की डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह तैयार करना, उनकी ड्राफ्टिंग करना, या कोर्ट के अंदर अगर हमने कोई केस लेके जाना है किसी भी कारण का, तो वो सारे कौन डील करेगा? लीगल डिपार्टमेंट। तो इट्स वर्क इंक्लूड्स टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड लीगल एडवाइस, डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन एंड ड्राफ्टिंग, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर किसी भी केस को प्रेजेंट करना। उसके बाद बिजनेस, ये हम देखते हैं कि कौन कौन से अक्सर हमारे पास ऐसे हैं जो केस कंपनी के ऊपर आते रहते हैं। जस्ट लाइक बिजनेस फेस करता है फॉलोइंग लीगल मैटर्स, कस्टमर के कई बार क्लेम्स होते हैं, मैंने एम्प्लॉयमेंट लॉ होते हैं कई, या कोई डेप्ट कलेक्शन के कोई लॉज होते हैं, तो उन सभी को डील कौन करेगा? लीगल डिपार्टमेंट। इसके साथ में कुछ और हमारे पास ऐसे हैं, जस्ट लाइक बिजनेस के कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उनके लिए फॉर्मेट ड्राफ्टिंग वगैरह करनी, उनको सभी को डील करना। रियल एस्टेट की कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको डील करना। तो ये सारे काम किसके हैं? हमारे लीगल डिपार्टमेंट के। तो यहाँ तक हमारे सारे क्या हो गए? डिपार्टमेंट्स। इसके बाद हम अब आगे करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है डिपार्टमेंटेशन की, डिपार्टमेंट हम क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये अगर सोच के चलें कि अगर डिपार्टमेंट्स किसी भी ऑफिस के ना हो फिर क्या होगा, कि मान लो एक ही बंदे को कभी मैं कह दूं कि आपने ही सेल करनी है, उसी को मैं अगले मंथ में कह दूं कि आपने परचेज़ करनी है, अगले मंथ उसको मैं कहूँ आप प्रोडक्शन का काम संभालो, तो वो क्या होएगा कि वो बंदा किसी भी काम को परफेक्टली नहीं कर पाएगा और उसको किसी भी काम के अंदर स्पेशलाइजेशन भी उसकी नहीं आएगी, उसको मैं किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। तो अगर हमने ये सारी एडवांटेजेस या ये जो हमारी सारी जो ड्रॉबैक्स हैं उसको दूर करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन पहले दिमाग में इसको सोच के रखो कि एक बड़े ऑफिस को छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड करना,
जो हमने अभी डिवाइड किए थे कि जो सेल वाला बंदा है वो सेल के काम को ही संभालेगा, लगातार उसके अंदर स्पेशलाइज हो जाएगा, उसको मैं रिस्पॉन्सिबल भी बना सकता हूँ। तो देखो उसके अंदर क्या है, पहला पॉइंट वही है कि डिवेल्प द स्पेशलाइजेशन, कि जब कोई भी पर्सन लगातार कई सालों तक एक ही काम करता है, जैसे सेल डिपार्टमेंट की हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो वो उस काम के अंदर परफेक्ट हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कैसे मैंने कस्टमर्स के साथ में अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं, कैसे मैंने अपनी प्रोडक्ट को सुंदर बनाना है, कैसे इसकी पैकिंग अच्छी बनानी है, कैसे इसको कोई ब्रांड नेम देना है, इसकी वैल्यू को मैंने कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे मैंने कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस को सुनना है। तो उसके साथ में उसकी आ जाएगी स्पेशलाइजेशन। क्यों, एज द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स, ईच मैनेजर इज़ इंटरेस्टेड विद द वन स्पेसिफिक फंक्शन, सो ही बिकम्स एक्सपर्ट एंड एफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर वर्क। तो वो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ईच डिपार्टमेंट इज़ गिवन टारगेट, जहाँ पे देखो अगेन कंट्रोल का नाम आ गया, जहाँ पे भी कंट्रोल का नाम आएगा तो उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है कि पहले स्टैंडर्ड सेट किए, फिर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, फिर दोनों को कंपेयर किया, अगर उसमें डेविएशन आती है तो उसके लिए हम रीज़न फाइंड करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है कि ईच डिपार्टमेंट इज़ गिवन टारगेट्स या स्टैंडर्ड फिक्स किए, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने चेक की, उसके लिए हमने फिर करेक्टिव एक्शंस देखे कि अगर कोई डेविएशन है तो। उसके बाद क्या है कि अगर हमारी डिपार्टमेंटेशन हुई है तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि ये तो काम सेल डिपार्टमेंट का था कि हाँ आपकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही, पिछले साल की तरह ही आपकी सेल उतनी ही क्यों है, ये डाउन क्यों आ रही है, या कस्टमर सेटिस्फाई क्यों नहीं है। तो अगर मैंने सेल वालों को ही अगर पूछ लेना है तो इसके लिए मैं प्रोडक्शन वालों को मेरे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, या हमें परचेज़ वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो एज ईच डिपार्टमेंट इज़ अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेपरेट मैनेजर, ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फुली फॉर द डिपार्टमेंट। क्योंकि मैंने सेल वालों को भी पर्टिकुलर एक मैनेजर दिया हुआ है, उसने ही सारा कुछ इसका कंट्रोल करना है, चेक करना है, और वो ही उसके लिए पूरा जिम्मेदार है। हेल्पफुल इन द एक्सपेंशन, कि अगर मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो कल को मैं उसको और एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्रिएशन ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद द सेपरेट मैनेजर लेड टू एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या, स्किल डेवलपमेंट, कि अगेन जब डिपार्टमेंटेशन हुई है तो उससे क्या है, बंदे की स्किल डेवलप होती है। जो बंदा लगातार सेल्स वाले काम में है तो उसकी अपनी एक प्रतिभा जो होती है, उसकी जो स्किल हैं वो डेवलप होती हैं। क्यों, when full authority and responsibility is given to a manager, he becomes efficient, कि उसको बंदे को पता है कि सारा कुछ जो है मेरे को अथॉरिटी भी दी हुई है मेरी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो मैं इस काम को कैसे अच्छे ढंग से करूं। तो ये सारी हमारे पास इंपॉर्टेंस है डिपार्टमेंटेशन की। तो अगेन इसको देख लेते हैं कि उसमें स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल भी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है, इसमें हमें फर्दर और एक्सपेंशन करने का मौका मिलता है, और इंडिविजुअल जो मैनेजर हैं उनकी स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये लिमिटेशंस कोई ख़ास लिमिटेशंस नहीं है, जस्ट हमने एक बस टॉपिक कवर करना है कि इसमें क्या है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, एक्सपेंसिव। तो ये लिमिटेशन कोई ख़ास लिमिटेशंस नहीं है। जब भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी है तो उसमें डिपार्टमेंटेशन तो मस्ट है, उसमें डिपार्टमेंटेशन हमें करनी ही पड़ेगी। तो इसने प्रॉब्लम ये कही है कि जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे तो उनकी कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा, उनके अंदर आपस में कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाएगा, उनकी सुपरविज़न करनी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और उसकी एक एक्स्ट्रा सी कॉस्ट लगती है, इस कारण वो फर्म को महंगा पड़ता है। तो ये कोई ख़ास लिमिटेशंस नहीं है। जो हम ये कहेंगे कि इसकी जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिमिट, तो डिपार्टमेंटेशन ऑलवेज बेनिफिशियल। हाँ, अगर कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल छोटे लेवल का बिजनेस है, देन हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ये लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर उसके लिए वो क्या आएगा, एक्सपेंसिव। बट अगर वो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये लिमिटेशंस मायने नहीं रखती। नाउ अब हमारे पास आ गया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिपार्टमेंटेशंस, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि डिपार्टमेंटेशन हो या ना हो। डिपार्टमेंट अगर हुई है तो कितनी ज़्यादा हो या कितनी कम हो, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर इसका कोई सही ढंग से उन्होंने दिया नहीं हुआ मैटर, मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग वैसे लिख दिया है।
पर इसका मतलब जब आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखना कि पहले ध्यान में रखो कि हम क्या करने जा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिपार्टमेंटेशन, कि डिपार्टमेंटेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये स्पेशलाइजेशन। तो इसमें वर्डिंग में आपको लिखना ये चाहिए कि जितनी ज़्यादा हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी काम की, उतनी ही ज़्यादा डिपार्टमेंटेशन होगी। जितना ज़्यादा हमें कंट्रोल चाहिए उतनी ज़्यादा डिपार्टमेंटेशन होगी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट अलग अलग क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो कि सेल डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट के भी हम फर्दर दो या तीन डिपार्टमेंट्स आगे बना सकते हैं। एक को हम डिपार्टमेंट को सिर्फ आउटसाइड सेल का काम ही दे सकते हैं, कस्टमर से साथ में जो संबंधित। दूसरे डिपार्टमेंट को हम उसकी जो प्रोडक्शन, उसकी जो पैकिंग है, उसकी डिज़ाइनिंग है, उसकी वैल्यू देने वाला काम उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर छोटे लेवल का बिजनेस है तो हम जस्ट एक सेल डिपार्टमेंट ही बना लेंगे। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन। जितनी ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए तो उतनी ही ज़्यादा हमें डिपार्टमेंटेशन चाहिए। इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की बात देखें तो जितनी ज़्यादा अगर हम इकोनॉमी चाहते हैं तब उतनी कम डिपार्टमेंटेशन चाहिए, ठीक है। अटेंशन, तो जितनी ज़्यादा हम चाहते हैं कि हर मैटर अच्छी तरह से अटेंड हो, हर एक को हम अटेंशन दे सकें, तो उतनी ही ज़्यादा डिपार्टमेंटेशन होनी चाहिए। तो सारे फैक्टर्स ऐसे ही हैं कि जितनी ज़्यादा हमें ये चीज़ें चाहिए, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन या अटेंशन, तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डिपार्टमेंटेशन। बट एक फैक्टर ऐसा इकोनॉमी, कि अगर हम इकोनॉमी ज़्यादा चाहते हैं तब हमें डिपार्टमेंटेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, कम डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो हम पैसा सेव कर सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका जो टॉपिक आ गया अब हमारे पास ये है, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिपार्टमेंटेशन। कि मान लो मैंने अपने ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंटेशन करनी है तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हर तरह की जो टास्क हैं सारी देखूँगा कि मेरे बिजनेस की है कौन कौन सी। जैसे कि वो कोई सेल के काम कौन कौन से हैं, परचेज़ के काम कौन कौन से, प्रोडक्शन, तो ये कॉमनली ये सारी टास्क होती हैं। तो हमने ये मान लो सारी टास्क आइडेंटिफाई कर ली, पहला स्टेप। दूसरा, फिर हम एनालाइज करते हैं हर एक टास्क को कि हाँ जी ये सारी जो 10-12 टास्क हैं सेल से डिपेंडेंट हैं, सेल के ऊपर, सेल के साथ में संबंधित हैं। कुछ टास्क परचेज से डिपेंड हैं, कुछ टास्क ऐसी हैं जो कि रिलेटेड हैं प्रोडक्शन से, कुछ लीगल से। तो उस तरह से हम अलग अलग उसकी कैटेगरीज बना देंगे कि कुछ एक्टिविटीज़ को मैं सेल में डाल दिया, कुछ एक्टिविटीज़ को मैंने परचेज़ में डाल दिया। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट उसका क्या हो गया, हमने ग्रुपिंग कर दी कि जो लगती हैं मेरे को सारी टास्क सेल से संबंधित है मैंने सेल में डाल दी, इसी तरह से परचेज़ वाली टास्क परचेज़ में डाल दी, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ गया कि अब मैंने जो अलग अलग टास्क हर एक जगह यूनिट्स के अंदर इकट्ठी हो गई। मान लो मैंने सेल वाली टास्क हैं उसके अंदर मैंने कई टास्क डाल दी उसके अंदर कि इन्होंने ही पैकिंग करवानी है, इन्होंने इसकी आउटसाइड डिज़ाइनिंग करनी है, इन्होंने कस्टमर्स के साथ में जाके गुड रिलेशंस बनाने हैं। तो ये सारी टास्क के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर उनको क्या दे देना है, अपॉइंट कर देना है एक मैनेजर या उनका एक पर्टिकुलर हेड। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि उस हेड को मैं फुल अथॉरिटी एंड फुल उसको रिस्पॉन्सिबल बना दूंगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो दोबारा इसको छोटे से पॉइंट को देखते हैं दोबारा। क्या ये क्वेश्चन कि प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले सारी टास्क हम देखेंगे है कौन कौन सी, सभी टास्क को हम एनालाइज करेंगे ध्यान से, फिर उनको हम ग्रुपिंग करेंगे, फिर हम उनको एक पर्टिकुलर हेड असाइन कर देंगे और उसके बाद उस हेड के लिए हम ऑल द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन डिपार्टमेंटेशन एंड व्यूअर्स। ये लेसन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेसन में से हमें एक बड़ा क्वेश्चन या एक बड़ा और एक छोटा क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। ओके स्टूडेंट्स।